हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। तो हम क्लास 9th मैथ ओलंपियाड का सेट ए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दिस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 2025। सो इस क्वेश्चन पेपर के हम फर्स्ट 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहले उनका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो आज की क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। The question number 36 of the question paper is, the number of trees in each row of garden was equal to the total number of rows in the garden. After 111 trees have been uprooted in a storm, there remain 10,914 trees in a garden. The number of rows of trees initially in the garden was. So what we have given कि किसी गार्डन में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, हर एक रो में उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज हैं। मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है दैट हैज़ टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट इन अ स्टॉर्म 111 ट्रीज वर अपरूटेड। और कितने रिमेनिंग हैं ट्रीज गार्डन में? 10,914। सो वी हैव आस्क्ड दैट नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज इनिशियली इन गार्डन वाज। सो 111 ट्रीज जब पहले थे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे? 11,025 ट्रीज इनिशियली गार्डन में थे। सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ रोज? नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? क्योंकि जितने ही नंबर ऑफ रोज हैं हर एक रो में उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो हम क्या लेंगे? 11,025 का स्क्वायर रूट। सो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? पीछे से पेयरिंग करते हैं नंबर्स की। सो 1 इज लेफ्ट, सो 1 स्क्वायर इज 1, सो यहाँ पर क्या आएगा? 0। देन दिस पेयर कम्स डाउन 10, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 का डबल 2, बट यहाँ पर 2 आ गया है तो कोई भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर नहीं फिट हो सकता, सो यहाँ पर 0 आएगा। देन नेक्स्ट पेयर कम्स डाउन 25। अब यहाँ पर क्या आएगा? 20 के पीछे एक ऐसा नंबर लगाना है हमने जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 1025 आ जाए। अगर हम 205 को 5 से मल्टीप्लाई करें देन व्हाट डू वी गेट? 25 1025। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 और यहाँ पर भी 5, सो 1025 इज द आंसर। तो 105 है इस स्क्वायर रूट का आंसर, 105। सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. The next question is, the sum of present ages of father and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of son. After 6 years, son's age will be. See, what we have given that sum of present ages of father and son is 60. So, let us consider present age of father is x and present age of son is y. So we have given that x plus y is 60. ये given है. Then 6 years ago age of father was, अगर father की age today present age x है तो obviously 6 years पहले उनकी age क्या थी? x minus 6, and similarly son की age 6 years पहले क्या थी? y minus 6, and we have given that 6 years ago father's age was 5 times that of the son's age. So ये equation है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ पर से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 60 माइनस वाई। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर। सो x की वैल्यू हम यहाँ पर 60 माइनस वाई पुट करेंगे। माइनस 6 बिकम्स 5y माइनस 5 6 इज 30। 60 माइनस 6 54 माइनस वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 30। सो ये माइनस 30 को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और माइनस वाई को राइट साइड पे। सो 54 प्लस 30 इज 84 इज इक्वल टू 5y प्लस वाई इज 6y। सो y बिकम्स 84 डिवाइडेड बाय 6। सो 84 डिवाइड बाय 6 इज 14। सो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, 14 ईयर्स है सन की प्रेजेंट एज। एंड क्वेश्चंस हमें पूछा गया है दैट व्हाट विल बी हिज एज 6 ईयर्स आफ्टर। सो 6 ईयर्स के बाद सन की एज क्या होगी? 20 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 laborers working 8 hours per day complete a piece of work in 10 days.
To complete the same work in 8 days, working 15 hours a day, the number of laborers required is. See, there are 12 laborers working 8 hours per day and working for 10 days. They complete a piece of work. So now, if we have to complete the same work in 8 days, 8 days में complete हो जाए and then working hours should be 15. So number of laborers required हमें find out करना है. Let us suppose that is x and they have to complete the same piece of work. That means ये दोनों को हमने equate करना है क्योंकि same piece of work उन्होंने complete करना है. So then हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि आएगी 12 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8. सो 8 गेट्स कैंसल्ड. सो नाउ 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 5 2s are 10. So value of x comes out to be 4 into 2 8. So 8 number of laborers are required to complete the work in 8 days if they have to work for the 15 hours daily. So answer is option number D. The next question is A and B enter into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, A withdrew rupees 5,000 while B invested 5,000 more. After 3 more months, C joins the partnership with the capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of a total profit of 17,600 after 1 year by. So, एक पार्टनरशिप की है ए बी और सी ने जिसमें उन्होंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि उनका प्रॉफिट शेयर क्या है एंड बी का प्रॉफिट सी से कितना एक्सीड करता है इफ द टोटल प्रॉफिट इज 17,600 रुपीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट ए एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 16,000 रुपीज. तो ए ने 16,000 रुपीज पहले इन्वेस्ट किए एंड देन ही आफ्टर 3 मंथ्स ही विथड्रू 5,000 रुपीज. सो उसने पहले 3 मंथ्स के लिए 16,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. मीन्स यहाँ पर आएगा 48,000. 3 मंथ्स के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट 48,000 थी. देन 9 मंथ्स के लिए उसने आफ्टर 3 मंथ्स 5,000 विथड्रू कर लिए. मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 11,000. तो 9 मंथ तक उसकी इन्वेस्टमेंट थी 11,000 विच मीन्स 99,000. सो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है 48,000 प्लस 99,000 रुपीज़ थ्रू आउट द ईयर. 1 ईयर के लिए उसकी ये है टोटल इन्वेस्टमेंट विच बिकम्स 1,47,000. ये है ए का टोटल शेयर. देन बी की क्या इन्वेस्टमेंट है. बी ने इन्वेस्ट किए इनिशियली 12,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स. सो फॉर 3 मंथ्स बी ने इन्वेस्ट किए 12,000 रुपीज़ मीन्स 36,000 रुपीज़. देन आफ्टर 9 मंथ्स क्या किया बी का शेयर ही इन्वेस्टेड 5,000 मोर. तो बी ने 5,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट किए. तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 17,000. तो 9 मंथ्स के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट रही 17,000 इंटू 9 विच मीन्स 1,53,000. तो टोटल कितनी हुई बी की इन्वेस्टमेंट इन दोनों को ऐड करके 1,89,000. सो दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी फॉर 1 ईयर. देन after 3 more months, C joins the partnership with capital of 21,000. After 3 more months, means C ने कब ज्वाइन किया 6 मंथ्स के बाद. तो उसकी जो कैपिटल है 21,000 वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए रही. तो 6 मंथ्स तक उसने ज्वाइन किया पार्टनरशिप को. तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हुई 1,26,000. तो ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है. अब तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है. ए का है 1,47,000, बी का है 1,89,000 एंड सी का है 1,26,000. इसमें से हम जीरोस तीनों की कैंसिल कर सकते हैं. ये इस रेशियो में है इनका जो इन्वेस्टमेंट है. अब अगर हम इसको कट डाउन करें तो 7 2s are 14, 7 पे ये कट कर सकते हैं. 4 7 7s are 49, 7 1s are 7 एंड 7 8s are 56. अगेन हम इसको कट कर सकते हैं 3 पे. 3 7s are 21, 3 9s are 27 एंड 3 6s are 18. सो ये बन गया 7:9:6. सो ये है इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो ए बी और सी की. तो ऑब्वियसली इसी रेशियो में इनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो प्रॉफिट टोटल कितना है 17,600.
तो उसमें से बी का शेयर कितना होगा, हमें क्या बताना है, दैट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी। तो बी का शेयर कितना होगा, इस प्रॉफिट में बी का शेयर कितना है, बी की इन्वेस्टमेंट है 9, रेशियो 9 में है, सो 17,600 इंटू 9 डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन 9 + 7 + 6 इज 22। तो ये एंड सी की कितनी सी का कितना प्रॉफिट आएगा, 17,600 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 22। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास आएगी यहाँ पर वैल्यू 7200 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 4800। सो हमारे पास बी का जो प्रॉफिट है वो है 7200 एंड सी का जो प्रॉफिट है दैट इज 4800 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। सो इनको सब्ट्रैक्ट करें तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2400। सो जो बी का शेयर है वो सी के शेयर से 2400 रुपीज ज़्यादा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। The next question is the price of an article is first increased by 40% and then later on price was decreased by 10% due to reduction in sales. Find the net percentage change in the final price of the article. See, let us suppose कि original price जो article का है वो P है. So first of all the price is increased by 40%. So जब firstly price increase किया 40%, let us suppose that is P1. सो P1 जो है वो 40% इंक्रीज किया है, सो इट बिकम्स 1.40 ऑफ P क्योंकि ये P से 40% ज़्यादा है। अब लेटर ऑन द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब P2 जो है वो P1 से 10% रिड्यूस हो गया है, दैट मीन्स 0.90 ऑफ P1 क्योंकि जो प्राइस 2 है वो सेकेंड टाइम जो है वो रिड्यूस हुआ है 10%, तो दैट विल बिकम 0.90 ऑफ P1। अब यहाँ पर हम P1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.90 इंटू P1 की वैल्यू है 1.40 इंटू P। अब P क्या है, ओरिजिनल प्राइस। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1.90 इंटू 1.40 तो ये आएगा इक्वल टू 1.26 इंटू P। तो जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस उससे ये जो न्यू प्राइस है P2 वो ओरिजिनल प्राइस से 1.26 टाइम्स है। अब 1.26 टाइम्स है मींस ऑब्वियसली 26% इंक्रीज हुआ है ये प्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is Suman made a picture with some white paper and single colored paper as shown in the figure. White paper is available at her home and free of cost. The cost of colored paper used is at the rate of 10 paise per centimeter square. Find the total cost of the colored paper used. And we have to take under root 3 is equal to 1.732 and under root 11 is equal to 3.32. So, एक हमारे पास पिक्चर है जिसमें प्लेन पेपर एंड कलर्ड पेपर यूज हुआ है। जो शेडिड पोर्शन है दैट इज कलर्ड पिक्चर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है सारे शेडिड पोर्शन का। अब शेडिड पोर्शन में क्या है, यहाँ पर एक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स यहाँ पर है हमारे पास जिनकी साइड्स है 10, 3 एंड 9, ये दोनों सेम है। देन यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हो रहे हैं, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं विथ साइड्स 20, 20 एंड 4 सेंटीमीटर। तो हमें इन सारी फिगर्स का जो है टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल फिगर नंबर 1, इसका एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड, साइड कितनी है 10, 10 स्क्वायर इज 100। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 25 बिकॉज ये कट हो जाएगा यहाँ से। सो अंडर रूट 3 इंटू 25 और हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू लेनी है 1.732। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। नेक्स्ट हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स हैं 10, 9 एंड 3। तो इसको हमने इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद हीरोज फॉर्मूला। तो इसके लिए हम फिगर 2 का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या है, ये एक ट्राइंगल है। तो हीरोज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सो 3 + 9 12, 12 + 10 22। सो 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11। तो एरिया क्या होगा इसका,
अंडर रूट 11 इंटू 11 माइनस ए, 11 minus a is 2 into 11 minus b. So 11 minus 3 is 8 and 11 minus 10 is 1. तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 1. तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो अंडर रूट. सो इसमें से ये हमारे पास 2 के जो पेयर्स हैं इनमें से हमारे पास 2 नंबर ऑफ 2 बाहर आ जाएंगे. तो ये बचेगा 4 अंडर रूट 11. तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11 की वैल्यू हमने लेनी है 3.32. तो अगर हम 4 को अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 13.26 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जाएगा एरिया इस छोटे ट्राइंगल का. लेकिन हमारे पास 2 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो टोटल हमारे पास आ जाएगा 26.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है इस फिगर का. देन वी आर लेफ्ट विद दिस फिगर नंबर 4. तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसको भी सिमिलर मेथड से फाइंड आउट करना है विद हीरोज मेथड. तो यहाँ पर एस की क्या वैल्यू है, एस कितना है हमारे पास 20 प्लस 20 प्लस 4 बाई 2, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 4 44 बाई 2. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 22. इसके लिए एस की वैल्यू आएगी 22 और एरिया कितना आएगा 22 इंटू, सो 22 माइनस 22 एंड इसमें से फिर से 20 सब्ट्रैक्ट किया 2 एंड 22 माइनस 4 इज 18. तो इसमें से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 एंड 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9. तो अब इसमें से क्या होगा, इन दोनों 2 के पेयर्स में से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक 2 बाहर आएगा और 9 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 3 बाहर आएगा. तो 4 इंटू 3 इज 12. 12 अंडर रूट के बाहर आएगा अंडर रूट 11. सो 12 इंटू अंडर रूट 11 हमारे पास अंदर बचा. अगेन हमने अंडर रूट 11 को लेना है 3.32. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 39.84. सो ये एक ट्राइंगल का हो गया. अगर हमने दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 79.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास तीनों का अलग अलग हमारे पास एरिया आ चुका है. अब हमने इन तीनों को ऐड करना है. हमारे पास 3 एरियाज आ गए. यहाँ पर 43.3, नेक्स्ट इनका आया है 79.68, देन थर्ड का आया है हमारे पास यहाँ पर 26.53. तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 149. सो दिस इज द वैल्यू. ये टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास एरिया. ये टोटल एरिया आ गया पूरे शेडेड पोर्शन का जिसमें कलर्ड पेपर यूज हुआ है. नाउ दे हैव सेड दैट दिस कलर्ड पेपर यूज्ड इज एट रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो इसकी कॉस्ट हो गई, इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1495.1 पैसे हो जाएगी इसकी कॉस्ट. और हमें रुपीज़ में चाहिए सो 1495.1 पैसे हो गई. अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली ये हो जाएंगे 14.95 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. The next question is Sneha bought X notebooks at rupees 5.60 each and Y pencils at 80 paise each. If the notebooks cost rupees 15 more than the pencils, then the equation involving X and Y is. See, उसने X नोटबुक्स खरीदी और हर एक नोटबुक का प्राइस था 5.60 रुपीज़. तो टोटल उसको नोटबुक्स की कॉस्ट क्या होगी 5.60 इंटू एक्स. तो इसमें टोटल रुपीज़ उसने स्पेंड किए नोटबुक्स खरीदने में. देन ही बॉट वाई पेंसिल्स एट रुपीज़ 0.80 पैसे ईच. तो ऑब्वियसली होगी 0.80 वाई, ये होगी उसकी कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स. अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है दैट notebooks cost rupees 15 more than the pencils. That means 5.60x minus 0.80y is equal to 15. अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. हम इसको लिख सकते हैं 560 डिवाइडेड बाय 100x माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100y इज इक्वल टू 15. सो यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगी और इस 10 को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड. So this will become 56x minus 8y is equal to 150.
अब ये क्या है, हम इस पूरी इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ क्या आएगा 28x माइनस 4y, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 75, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इक्वेशन बिकम्स 28x माइनस 4y इज इक्वल टू 75. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The next question is, a bag contains 50 cards, each labeled with the unique number from 51 to 100. One card is picked at random. The probability that the number on the card is not a prime number is. So, first of all, 51 से लेकर 100 तक नंबरिंग की है कार्ड्स के ऊपर. So, there are total 50 cards. Total 50 आउटकम्स हैं हमारे पास. Then, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होते हैं 51 से 100 के बीच में. सो देर आर 10 प्राइम नंबर्स. 51 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट अ प्राइम नंबर, द नंबर ऑन द कार्ड इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो अब 50 में से प्राइम नंबर्स कितने हैं 10, तो नॉट अ प्राइम नंबर कितने हैं 40. सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो कितने नंबर्स हैं ऐसे जो प्राइम नहीं है 40, एंड टोटल आउटकम्स क्या है 50. सो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 4/5, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी. The next question is, the ratio of incomes of P and Q is 5/4 and the ratio of their expenditures is 3/2. If at the end of the year each saves rupees 1600, then the income of P is. So first of all we have given the ratio of the incomes of P and Q 5/4. So let us suppose their incomes are 5x and 4x. क्योंकि उनकी रेशियो हमें गिवन है तो हमने कॉमन जहाँ यहाँ पे फैक्टर ले लिया 5x एंड 4x. एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 3/2. सो लेट अस सपोज देयर एक्सपेंडिचर्स आर 3y एंड 2y. सो ये हो गया एक्सपेंडिचर P का और ये हो गया Q का. नाउ वी वेरी वेल नो दैट सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो अब P की सेविंग कितनी है 1600, P की इनकम है 5x एंड उसका एक्सपेंडिचर क्या है 3y. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेविंग Q की भी 1600 ही है एंड उसकी इनकम है 4x एंड उसका एक्सपेंडिचर है 2y. सो ये हो गई सेकंड इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ x. क्योंकि हमें P की इनकम फाइंड आउट करनी है तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा 4800 इज इक्वल टू 12x माइनस 6y. सो ये होगी इक्वेशन 3. अब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये क्या आ जाएगी 3200 इज इक्वल टू 10x माइनस 6y. सो ये हो जाएगी इक्वेशन 4. अब हम 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को. सो इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे. इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया. सो यहाँ पे क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 1600. सो x की क्या वैल्यू आएगी 800. x की वैल्यू आ गई 800. तो P की इनकम क्या होगी, P की इनकम थी 5 इंटू एक्स. तो क्या होगी 5 इंटू 800 विच मीन्स 4000. सो ऑप्शन नंबर C is the answer. The last question of the section is, a carpenter makes a wooden box in shape of a cuboid. The volume of the box is given by the polynomial x cube plus x square minus 12x. Which of the following could be the possible dimensions of the box? तो वॉल्यूम गिवन है और हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. सो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब यहाँ पर है -12 और हमें मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि उनका जो प्लस हो वो तो प्लस एक्स ही हो उनको ऐड करने से, बट उनका जो प्रोडक्ट हो वो -12 हो. तो हम यहाँ लिख सकते हैं -4x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12. तो प्लस 4x माइनस 3x ये बनेगा प्लस x
और इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा -12। सो इसी तरह से हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से ये x तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ ही गया, उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, इट बिकम्स x + 4 एंड -3 कॉमन लेंगे, इट बिकम्स x + 4। तो हमारा दूसरा फैक्टर बना x + 4 एंड x - 3। सो ये बनेंगे 3 फैक्टर्स और यही तीनों हो सकते हैं डायमेंशंस। सो ऑप्शन नंबर B इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So this is the complete solution to the section Everyday Mathematics. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Next section Achievers section हम next class में solve करेंगे. So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.